जरा सोचिए, हमारे आज के कानून, हमारी संस्कृति, हमारा पूरा समाज, इसकी नींव आखिर किसने रखी? इसका जवाब हमें मिलता है इतिहास की सबसे ताकतवर शख्सियतों की कहानियों में, यानी राजाओं की कहानियों में। और ये सिर्फ जंग और सत्ता की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो हमारी अपनी सभ्यता के बनने की, उसके विकास की कहानी है। तो फिर एक राजा होने का असल मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप देखेंगे सदियों से लगातार बदलता रहा है। एक ऐसे शासक से जिसके कहे शब्द ही कानून होते थे, से लेकर एक ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक तक जो आज सिर्फ अपने लोगों की पहचान को दुनिया के सामने रखता है। इस बदलाव को और अच्छे से समझने के लिए दो बिल्कुल अलग अलग उदाहरण देखते हैं। एक तरफ है सिकंदर महान, जिसने अपनी तलवार के जोर पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। और फिर दूसरी तरफ हैं जापान के सम्राट नरूहितो, जो आज अपने देश की सदियों पुरानी परंपराओं और उसकी एकता का एक जीता जागता प्रतीक हैं। मतलब ये जो सफर है सत्ता से प्रतीक तक का, ये वाकई कमाल का है। तो चलिए, हमारी कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से, यानी प्राचीन युग से। ये वो दौर था जब शुरुआती राजा सिर्फ हुकूमत नहीं करते थे, वो निर्माता थे। उन्होंने वो बुनियाद रखी, वो पिलर्स खड़े किए जिन पर आज भी हमारे समाज टिके हुए हैं। इस युग की पहचान है 3 महान शासक, हम्मुराबी, सिकंदर और अशोक। और ये सिर्फ इतिहास की किताबों के नाम नहीं हैं, नहीं, ये वो मील के पत्थर हैं जिन्होंने हमारे लिए कानून, साम्राज्य और नैतिकता के मायने ही बदल दिए। चलिए एक-एक करके देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेबीलोन के राजा हम्मुराबी की। जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां कोई लिखा हुआ कानून ही ना हो। हम्मुराबी ने इसी चीज को बदला। उन्होंने बनाई हम्मुराबी संहिता, जो इतिहास के सबसे पहले डिटेल्ड कानूनी कोड्स में से एक थी। और जानते हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि कानून सिर्फ राजा की मर्जी पर नहीं थे, बल्कि पत्थर पर लिखे गए नियम थे जो सब पर लागू होते थे। आंख के बदले आंख। हाँ, आज सुनने में ये सिद्धांत थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन उस जमाने में ये एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी विचार था। इसका मतलब सीधा था, सजा जो है वो जुर्म के बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बेहिसाब बदला ले ले। इसने समाज में पहली बार एक सिस्टम बनाया, एक व्यवस्था और जवाबदेही का एहसास दिलाया। हाँ, ये बात और है कि सजा सामाजिक वर्ग के हिसाब से अलग अलग थी। अच्छा, अब आते हैं सिकंदर महान पर। एक ऐसा नाम जो जीत का दूसरा नाम बन चुका है। लेकिन क्या उसकी विरासत सिर्फ जीती हुई लड़ाइयों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। उसकी विरासत कह सकते हैं दोहरी थी। उसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य तो बनाया ही, पर अपनी फौजों के साथ साथ उसने यूनानी फलसफा, कला और विज्ञान को भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। और फिर आते हैं भारत के सम्राट अशोक, जिनकी कहानी इतिहास के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक है। कलिंग की वो भयानक लड़ाई, लाखों लोगों की मौत, उस तबाही को देखकर उनका दिल ऐसा बदला कि बस पूरी तरह बदल गया। उन्होंने हमेशा के लिए तलवार रख दी और धम्म का रास्ता अपना लिया, मतलब अहिंसा और नेकी के शासन का रास्ता। उनके जो पत्थर के शिलालेख है वो आज भी हमें शांति और सहनशीलता का वही संदेश देते हैं। तो इस प्राचीन नींव पर बना मध्य युग, एक ऐसा दौर जिसने राजाओं की ताकत को उसके चरम पर पहुंचा दिया। ये शूरवीरों का जमाना था, बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने का और कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का एक सुनहरा दौर था। और इसी दौर में भारत में उदय हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का। उन्होंने उस वक्त के विशाल मुगल साम्राज्य को अपनी नई तरह की सैन्य रणनीतियों से सीधी चुनौती दी। उन्होंने पहाड़ों का जबरदस्त फायदा उठाया और गुरिल्ला युद्ध, जिसे गनीमी कावा कहते हैं, उसमें महारत हासिल कर ली। और इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की पहली मजबूत नौसेनाओं में से एक बनाई, जो दिखाता है कि वो कितना आगे का सोचते थे। वहीं एशिया के मैदानों से एक और बड़ा शासक उभरा, चंगेज खान। उसने बिखरी हुई मंगोल जनजातियों को एक ऐसी ताकत में बदल दिया जिसे कोई हरा नहीं सकता था, और इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी साम्राज्य खड़ा कर दिया। हाँ, उसकी जीत बहुत क्रूर और विनाशकारी थी, लेकिन देखिए, आयरनी ये है कि उसी ने सिल्क रूट को इतना सुरक्षित बना दिया कि पूरब और पश्चिम के बीच व्यापार और नए नए विचारों का ऐसा लेन देन हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन देखिए, मध्य युग की महानता सिर्फ जंग के मैदान पर ही तय नहीं होती थी। भारत के मुगल बादशाह अकबर ने दिखाया कि असली ताकत तो सहनशीलता में होती है। उन्होंने एक बहुत ही कुशल प्रशासन चलाया और अलग अलग धर्मों के बीच मेल-जोल को बढ़ावा दिया। उनका दीन ए इलाही जो था, भले ही वो कभी पूरी तरह लागू नहीं हो पाया, पर वो उनकी सोच का प्रतीक था
कि सभी धर्मों की अच्छी बातों को एक साथ लाया जाए। फिर वक्त बदला और दुनिया भी बदल गई। लोकतंत्र की लहर आई, क्रांतियां हुईं और इसके साथ ही एक राजा की भूमिका में एक जबरदस्त बदलाव आया। अब सवाल ये नहीं था कि वो राज कैसे करते हैं, बल्कि सवाल ये था कि वो किस चीज का प्रतीक हैं। वो एक शासक से अपनी राष्ट्रीय विरासत के रखवाले बन गए। आज के दौर में इसके दो सबसे बड़े उदाहरण हैं ब्रिटेन और जापान। किंग चार्ल्स III एक संवैधानिक सम्राट हैं, मतलब वो देश के प्रमुख तो हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक ताकत संसद के हाथ में है। और जापान के सम्राट नरुहितो की भूमिका तो और भी ज्यादा प्रतीकात्मक है। वो अपने राष्ट्र के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रमुख हैं। सीधी सी बात है, वो शासन नहीं करते, वो प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज के सभी राजा सिर्फ प्रतीक बनकर रह गए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो राजशाही को एक प्रोग्रेसिव दिशा में ले जा रहे हैं। और इसका सबसे अनोखा उदाहरण हमें मिलता है हिमालय के एक छोटे से देश भूटान में। भूटान के राजा ने दुनिया को एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ये एक कमाल का आइडिया है। ये कहता है कि किसी देश की तरक्की सिर्फ उसकी जीडीपी यानी पैसों से नहीं नापनी चाहिए, बल्कि इस बात से नापनी चाहिए कि उसके लोग कितने खुश हैं, कितने स्वस्थ हैं। ये राजशाही के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली नया मकसद है, लोगों की खुशी को सबसे ऊपर रखना। हाँ, पर ये सोचना भी एक गलती होगी कि वो बेपनाह ताकत वाले राजा अब सिर्फ इतिहास की बात हो गए हैं। सऊदी अरब जैसे देशों में आज भी पूर्ण राजशाही है, जहाँ किंग सलमान ही सर्वोच्च शासक हैं। ये हमें याद दिलाता है कि राजशाही का वो सबसे पुराना वाला मॉडल आज भी दुनिया में मौजूद है। तो हजारों सालों के इस सफर के बाद हम आखिर क्या सीखते हैं? इन राजाओं की वो कौन सी विरासत है जो आज भी हमारे साथ है? उन्होंने हमारी दुनिया को, हमारे आज को कैसे बनाया है? सच तो ये है कि उनकी विरासत हर जगह है। शासन की बात करें तो हम्मुराबी जैसे कानून दिए, संस्कृति को देखें तो अकबर जैसे राजाओं ने कला और आर्किटेक्चर को संभाला। उन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए, व्यापार के नए रास्ते खोले और धर्मों को भी एक शक्ल दी। उनकी छाप हमारे समाज के ताने बाने में आज भी मौजूद है। तो संक्षेप में, प्राचीन राजाओं ने कानून और सभ्यता की बुनियाद रखी। मध्य युग के राजाओं ने साम्राज्यों को फैलाया और संस्कृति को सींचा। और आज के राजा हमारी परंपरा और राष्ट्रीय पहचान के रखवाले बनकर खड़े हैं। और अंत में मैं आप सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। जरा सोचिए, अगर आज दुनिया से राजशाही पूरी तरह खत्म हो जाए तो हम असल में क्या खोएंगे? क्या हम सिर्फ शासन का एक पुराना तरीका खो देंगे, या फिर अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपनी पहचान का एक जीता जागता हिस्सा भी हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे?